नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण आप सभी का टॉप 5 डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज थोड़ा सा मामला लेट हो गया क्योंकि संडे को नॉर्मली ये होता है कि थोड़ा सा सुस्ती सबको आती है, स्टूडेंट्स को भी, और इसलिए जब अगर मॉर्निंग में आ जाओ तो बहुत लोग कम लोग देखते हैं या लाइव आते हैं। साथ ही साथ वीडियो बनाने में या हम हो गए या जो लोग वीडियो बनवाते हैं उन सबको बड़ी सुस्ती आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया मामला। और संडे को ठीक भी है, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं कि 5 बड़ी खबरें आज कौन सी हैं। पहली सबसे बात कि एक स्टूडेंट हैं जो लाइव करंट अफेयर प्रोग्राम रोज़ देखते थे, उनका नाम अंशुल है और उन्होंने मैसेज किया है मुझे फेसबुक पे। अंशुल गंगवार हैं, ये जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से हैं। तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे ये मैसेज किया है। उनका जो परसेंटाइल आ रहा है पेट के एग्ज़ाम में वो 95.6 कुछ है और उन्होंने खुद ये मैसेज किया। मैंने स्टेटस भी इसीलिए लगवा दिया और भिजवा भी दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर कि उनको इस प्रोग्राम से बड़ी सहायता मिली है। उन्होंने मतलब ये बताया कि इस प्रोग्राम को खाली वो सुनते थे और जब वो एग्ज़ाम करने के लिए बैठे तो कहा कि काफ़ी कुछ इस एग्ज़ाम से आया है। खैर उनकी मेहनत है कि उन्होंने कंसंट्रेशन किया रोज़ और इसका फ़ायदा उठाया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं क्योंकि आप लोगों को शायद तब यकीन आए कि नहीं ये ठीक है, अगर इसको आप देखोगे तो कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो इसलिए। खैर चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं कि 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं। अतिशय तिवारी, गुड मॉर्निंग भाई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं बिना वक्त गवाए। तो अगर हम पहली खबर की बात करें तो देखते हैं कि कौन सी खबर है और क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए द हिंदू का आर्टिकल है और आर्टिकल अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ऊपर ही लिखा है नो मनी लेफ्ट इन मनरेगा, यानी मनरेगा में जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वहाँ पर अब पैसा नहीं बचा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। आगे थोड़ा सा एक लाइन पढ़ लेते हैं। कहा गया है नो मनी लेफ्ट इन मनरेगा, ठीक है। उसके बाद कॉफर्स 21 स्टेट्स इन द रेड। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेसिकली न्यूज़ है वो मनरेगा से रिलेटेड है और यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो मनरेगा में जो केंद्र सरकार की फंडिंग होती थी राज्यों को वो ख़त्म हो चुकी है, या दूसरे संदर्भ में हम कहें कि इस फाइनेंशियल ईयर में या इस वित्तीय वर्ष में जो सरकार की फंडिंग होती थी मनरेगा स्कीम में वो समाप्त हो चुकी है। तो अब आगे इस स्कीम को जारी रखने के लिए जो पैसा लगेगा या तो योजना रोक दी जाए या केंद्र सरकार एक्स्ट्रा और पैसा दे या राज्य सरकार अपने फंड से मनरेगा स्कीम को संचालित करें। तो ये न्यूज़ है। अब हमको जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मनरेगा है क्या और क्यों शुरू की गई थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब से ये शुरू की गई है, या मैं कहूँ कि जब से इसका एक्ट पास किया गया है मनरेगा एक्ट 2005 में, तब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि ये स्कीम क्या है और एक एक डायमेंशन या पहलू को हम कवर करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि मैं बोलने क्या जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अगर आप कोई भी स्कीम पढ़ते हो, किसी भी विभाग की, किसी भी मंत्रालय मिनिस्ट्री की स्कीम हो, तो सबसे पहले उस स्कीम के अंतर्गत आपको ये देखना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि वो किस मिनिस्ट्री की स्कीम है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी स्कीम में यही आती है। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है। कौन सी? मनरेगा। तो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये स्कीम है, पहली चीज़। अब हम बात करें कि इस स्कीम का पूरा नाम क्या है, तो सामने लिखा हुआ है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के द्वारा ये स्कीम शुरू की गई थी। तो चलिए समझते हैं। देखिए 2005 में जो भारत की संसद है उसने एक अधिनियम बनाया, एक कानून बनाया, और उस कानून का नाम क्या था? उस कानून का नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस अधिनियम के तहत 2006 में मनरेगा स्कीम शुरू की गई और 2006 में जो स्कीम शुरू की गई थी उसमें पहले महात्मा गांधी वर्ड नहीं लिखा था,
याद रखिएगा 2005 में एक्ट पास किया गया और 2006 में स्कीम शुरू की गई। स्कीम का तब नाम होता था नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन आप देखोगे कि आगे चलकर इस स्कीम का यानी 2009 में इस स्कीम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इस स्कीम का नाम कर दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या एक्ट। तो देखिएगा 3 चीज याद रखनी है। 2005 में संसद ने एक्ट पास किया, 2006 में इंप्लीमेंट हुई और 2009 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम जो पहले नरेगा हुआ करता था उसके आगे महात्मा गांधी लगा दिया गया। अब बात यह आती है कि इस स्कीम का उद्देश्य क्या था। देखिए इस स्कीम का उद्देश्य यह था कि ये एक प्रकार की लीगल गारंटी देती थी। ये स्कीम मनरेगा एक्ट या इसके माध्यम से जो स्कीम शुरू की गई वो एक प्रकार की लीगल गारंटी देती थी। गारंटी क्या होती थी कि गांव का प्रत्येक परिवार का, हाउस होल्ड का एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक ग्रामीण परिवार का, जो भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को इस स्कीम के तहत 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाना था। याद रखिएगा 100 दिन का, एक व्यक्ति को प्रत्येक परिवार से 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाना था। लेकिन इसमें एक अलग से भी प्रोविज़न किया गया था और कहा गया था कि अगर कहीं पर कोई फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है या फिर कहीं पर कोई डिजास्टर है तो व्यक्ति को 150 दिन का रोजगार भी प्रदान किया जा सकता था। और ये व्यक्ति किस प्रकार होते थे, जो अनस्किलफुल व्यक्ति हैं, जिनके पास कोई भी कौशल नहीं है। कौशल का मतलब वो हुआ वो स्किल जिसके द्वारा आप पैसा कमा सकते हो, वो आपका कौशल या स्किल कहलाता है। अभी जिस व्यक्ति के पास कोई स्किल नहीं है, जैसे मजदूर हो गए, मजदूर स्किलफुल नहीं, स्किलफुल या कौशल की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी टेक्निक या ऐसा तरीका नहीं है जिसका प्रयोग करके वो अपनी आजीविका या लाइवलीहुड जनरेट कर सके। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि आखिर इन मजदूरों से करवाया क्या जाता था। देखिए सरकार ने क्या किया कि गांव में जैसे आप मजदूर देखते हो तो गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि गांव के मजदूर शहर पलायन करते हैं, यानी रूरल क्षेत्र से अर्बन क्षेत्रों की ओर चलते हैं मजदूरी के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको अच्छा रेट मिलता है मजदूरी का। तो ये एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आप देखोगे कि अर्बन क्षेत्रों में या शहरों में धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा था। इसलिए सरकार ने इस स्कीम को चुना और इसमें विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र लिखा ही है। ये देखिए रूरल लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये ग्रामीण रोजगार से संबंधित है या रूरल एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, तो इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। सरकार देख रही थी कि लोगों का शहरों पर दबाव बढ़ रहा है, इसलिए उस दबाव को कम करना भी था। साथ ही साथ जो मजदूर या जो अनस्किलफुल लोग काम करना चाहते हैं वॉलंटरीली या स्वैच्छिक आधार पर, उनको इस स्कीम के तहत रोजगार दिया जाता था। अब बात आती है कि उनसे काम क्या करवाया जाता था, तो उनसे देखेंगे आप कि उनसे तालाब खुदवाया जाता था, पौंड की खुदाई करवाई जाती थी, नहरें गांव में बनाई जाती थी, रोड्स बनवाई जाती थी। तो इस प्रकार से सरकार 2 उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 के अंतर्गत कहा गया है राइट टू लाइवलीहुड या आजीविका का अधिकार। तो यहाँ पर वो मजदूरों को लाइवलीहुड भी प्रदान कर रही थी। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप कह सकते हो, चाहे वो तालाब के माध्यम से हो या नहरों के माध्यम से आप देखोगे सिंचाई होती है, तो एक तो रोजगार भी दे रही थी, साथ ही साथ इस स्कीम के माध्यम से एक तीर से सरकार 2 शिकार कर रही थी कि आर्टिकल 21 की पूर्ति भी कर रही थी, साथ ही साथ सरकार जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रामीण जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके विकास पर भी फोकस कर रही थी। अब बात आती है कि कौन लोग इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे और क्या उसके लिए एलिजिबिलिटीज या अर्हताएं थी, तो वो सुनिए। देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, यानी ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली चीज। सेकेंड पॉइंट क्या था कि ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, पूरी कर ली है, वो इस स्कीम के तहत रोजगार पाने का हकदार है। तो इसको भी याद रखिएगा। तीसरी चीज क्या है कि जो भी रोजगार पाना चाहता है और ग्राम पंचायत के पास आता है कि हमको अनस्किलफुल रोजगार चाहिए, स्वैच्छिक आधार पर आता है, तो लोकल हाउस होल्ड होना चाहिए, यानी उसी क्षेत्र में लोकल में उसका गृह होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई बाहर से आ जाए,
तो ये प्रोविज़न में भी इस स्कीम के अंतर्गत किया गया है कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो नॉर्मली सभी होते हैं, 18 वर्ष का क्राइटेरिया है। साथ ही साथ क्या है कि आप इसमें क्या करोगे कि लोकल हाउस होल्ड, उसी क्षेत्र में अगर आपका घर है तो रोजगार पाने में आसानी होती है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप स्किलफुल वर्क की डिमांड करो, क्योंकि ये जो स्कीम है ये अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है। इसमें शुरुआत में ही कह दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता कि आप आओ और सरकार आपसे कहे कि नहर की खुदाई करनी, आप मना कर दो। सरकार स्वयं कह रही है कि ये अनस्किलफुल लोगों के एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, जिनके पास कोई भी काम नहीं है, और इसीलिए इसको रूरल क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके माध्यम से नहर, तालाब, कुएं, इस प्रकार के काम सरकार करवा रही है। अब बात आती है कि क्या इस स्कीम में कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, क्या इस स्कीम की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? तो बिल्कुल हैं। सबसे पहला क्या है कि इस स्कीम में जिन लोगों को रोजगार दिया जा रहा है उसमें 1/3 वुमेन होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। फिर बता रहा हूं कि अगर आप ये देखो कि 100 व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है तो लगभग 30.3 पॉइंट कुछ महिलाएं होना ज़रूरी है। 1/3 महिलाएं होनी ही चाहिए। तो इसके माध्यम से वुमेन एम्पावरमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है, महिलाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि इस स्कीम में एक स्पेशल प्रोविज़न किया गया है कि सरकार समय समय पर सोशल ऑडिटिंग करेगी, सामाजिक लेखा परीक्षा करेगी। क्वेश्चन आता है ये क्या है? देखिए, मान लिया कि ग्राम पंचायत कहती है कि हमने अच्छा काम करवा लिया है और इतना खर्चा हो गया, इतने करोड़ रुपए मनरेगा पे खर्चा हो गया है, तो एक अधिकारी भेजा जाएगा सोशल ऑडिटिंग करने के लिए, जो ग्रामीण स्तर पर उतरेगा और लोगों से पूछेगा कि क्या आपकी ग्राम पंचायत के द्वारा इस प्रकार के कुछ खर्चे हुए हैं, या आपका जो भी ग्राम सभा है वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क हुआ है। तो सोशल ऑडिटिंग या सामाजिक लेखा परीक्षा का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई अधिकारी कह रहा है कि हमने इतना खर्चा कर दिया है, तो अगर आपको वो जांच करनी है कि वो अधिकारी सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ज़मीनी स्तर पर उतरो और वहाँ पर आप इसको लोगों से पूछो। तो इसी को बोलते हैं सोशल ऑडिटिंग। तो मनरेगा एक संदर्भ में और भी इम्पॉर्टेंट है कि ये भारत की उन प्रारंभिक स्कीम्स में से है जिसमें सबसे पहले सोशल ऑडिटिंग का, सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रोविज़न किया गया था कि इस स्कीम का सोशल ऑडिटिंग जनता से पूछा जाएगा कि क्या रिस्पॉन्स है, तो ये भी कहा गया था। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा इसमें प्रोविज़न है वो ये है कि इसमें भारत के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट को, जिलों को शामिल किया जाएगा। मतलब भारत के सभी जिलों में रोजगार या अनस्किलफुल एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया जाएगा, बशर्ते उन जिलों को छोड़कर जहां पर 100% अर्बन पॉपुलेशन है। मतलब फिर सुन लीजिए, कहा गया है कि इसमें सभी जिलों को शामिल किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ ज़िले ऐसे हों जिसमें 100% अर्बन पॉपुलेशन या शहरी जनसंख्या हो, तो वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। जहाँ पर अगर ग्रामीण जनसंख्या है वहाँ पर 100% इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन वो ज़िले जहाँ पर शहरी जनसंख्या है 100%, वहाँ पर इसका कोई उद्देश्य नहीं होता कि अगर शहर है तो शहर में तो आप नहर बनवा नहीं दोगे, कुआं खुदवा नहीं दोगे, तो वहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है इसकी फंडिंग की। तो देखिए, बेसिकली इसमें फंडिंग 2 टाइप की होती है, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली आप इसको कहीं पर पढ़ते हो तो इसको बोला जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजना। अब ये क्या होता है? कोई भी स्कीम 2 प्रकार की होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजना। अंतर क्या होता है? ऐसी स्कीम जिसको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, उसमें 100% फंडिंग केंद्र सरकार करती है। दूसरी टाइप की कौन सी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजनाएं। इन योजनाओं में केंद्र और राज्य मिलकर फंडिंग करते हैं। नॉर्मली 60-40 का रेशियो होता है, अलग अलग योजनाओं में अलग अलग रेशियो होता है। अब अगर हम मनरेगा की बात करें तो क्या इसमें 100% फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है? तो इसका मामला थोड़ा सा टेक्निकल है। इस पॉइंट पर याद रखिएगा कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर इस पॉइंट पर आपसे खेला जा सकता है। इसमें यह कहा गया है, अगर आप इस स्कीम को नेट पर सर्च मारोगे और पूरा पढ़ोगे स्कीम, तो इसका जो फंड वाला मामला है इसको समझने में थोड़ा सा टेक्निकली वाला मामला आता है। तो मैं बताता हूं आपको। देखिए, इस स्कीम में ये प्रोविजन है कि जो लेबर्स को वेजेस प्रदान किए जाएंगे, जो लेबर्स को पैसा दिया जाएगा, वो 100% केंद्र सरकार फंड देगी। फिर कह रहा हूं
कि जो लेबर्स की सैलरी वगैरह है या पैसा वगैरह जो उनको दिया जाता है उनके अनस्किलफुल वर्क के तहत, वो 100% सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि सीधी सी बात है कि अगर सरकार पॉन्ड या तालाब बनवा रही है या वेल्स या कुएं खुदवा रही है, तो उस कुओं में आप देखोगे कि वहाँ पर आप देखोगे तो सीमेंट भी लगेगी, मोरंग भी लगेगी, बालू भी लगेगी, ईंट भी लगेगी। तो मटेरियल कॉस्ट में केंद्र सरकार 75 देगी, यानी जो वेजेस हैं यानी लेबर वेजेस, जो मजदूरों का वेज है या उनका जो आप दोगे वेज, उसमें केंद्र सरकार 100% फंड देगी, यानी पूरा पैसा जो लेबर को पैसा मिलेगा उसके काम के तहत, उसमें केंद्र सरकार की 100% फंडिंग है। और सरकार जो भी करा रही है उसमें सीमेंट, मोरंग, बालू, ईंट कुछ मटेरियल लगेगा, उस मटेरियल में 75% आप देखोगे तो उसका फंड कौन देगा? केंद्र सरकार। और 25% देना पड़ेगा राज्य सरकारों को। तो फंडिंग का मामला थोड़ा आप देखोगे तो इसमें टेक्निकल है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है, क्या इसकी बेसिक यूनिट है इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या इसको केंद्र सरकार इम्प्लीमेंट करती है या राज्य सरकार ऊपर से इम्प्लीमेंट करती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आप देखोगे इसमें लोकल गवर्नमेंट को या लोकल आप देखोगे जो स्थानीय जिसे हम स्वशासन कहते हैं उसको विशेष महत्व दिया गया है। इसको इम्प्लीमेंट करने की जो शक्ति दी गई है वो बेसिकली ग्राम पंचायत को दी गई है। कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो अनस्किलफुल रोजगार वॉलंटरीली या स्वैच्छिक आधार पर करना चाहता है वो आएगा ग्राम पंचायत के पास, और ग्राम पंचायत उसको पहले क्या करेगी? एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाएगी उसका, उसके पश्चात उसको रोजगार प्रदान किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके घर के 5 किलोमीटर के अंदर रोजगार प्रदान किया जाएगा, और अगर 5 किलोमीटर से दूर रोजगार प्रदान किया जा रहा है तो फिर उसको कुछ एक्स्ट्रा वेज दिया जाएगा ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी जो वो ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करता है आने जाने में वो भी वहन कर सके। फिर बता रहा हूँ कि इसमें कंपलसरी है कि आप मजदूर को या अनस्किलफुल लेबर को 5 किलोमीटर के अंदर काम प्रदान करो। यदि आप 5 किलोमीटर से बाहर काम प्रदान करते हो तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा वेजेस देने पड़ेंगे। साथ ही साथ जिस दिन से व्यक्ति ने रोजगार मांगा है और उसका एम्प्लॉयमेंट कार्ड बन चुका है और रोजगार के लिए अप्लाई कर चुका है तो 15 दिन के अंदर आपको रोजगार प्रदान करना पड़ेगा। और अगर 15 दिन के अंदर उसको रोजगार नहीं प्रदान कर पाती हैं सरकारें तो वहाँ पर आप देखते हो कि उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा या अनएम्प्लॉयमेंट वेज दिया जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि बेरोजगारी भत्ता टाइप का कुछ दिया जाएगा। तो 15 दिन मैक्सिमम लिमिट है। अगर किसी व्यक्ति ने अप्लाई कर दिया है और 15 दिन में उसको रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, तो फिर आप देखोगे कि उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगा। अब बात आती है कि इस स्कीम को मॉनिटर कौन करेगा। लागू तो आप देख रहे हो कि ग्राम पंचायत कर रही है, इसकी देखरेख कौन करेगा? तो इसकी देखरेख जो केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वो संबंधित राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके इस स्कीम की मॉनिटरिंग करेंगी। फिर बता रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय जिस भी राज्य में है, जैसे एमपी है या उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, तो वहाँ पर उस राज्य की सरकारों के साथ सहयोग स्थापित करके इसकी मॉनिटरिंग करेंगी कि क्या मनरेगा के तहत जो पैसा एलोकेट हो रहा है वो उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या अनस्किलफुल लेबर्स को रोजगार मिल रहा है। तो बेसिकली केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सहयोग करेंगी इस स्कीम की मॉनिटरिंग करने में। तो उम्मीद है इसमें हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। गवर्नमेंट की साइट्स पे या मिनिस्ट्री ऑफ आप देखोगे रूरल डेवलपमेंट की साइट पर पूरी स्कीम पड़ी है जहां से मैंने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं। तो इसमें अब कुछ बचा नहीं है, लगभग हमने सभी कुछ कवर कर लिया है। तो ये याद रखिएगा। तो ये रही पहली स्कीम जो पहली बड़ी खबर थी और काफ़ी बड़ी खबर थी। न्यूज़ में किस लिए है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी आप देखोगे कि जो केंद्र सरकार फंड देती है वो फंड खत्म हो गया है और अभी तो वित्त वर्ष काफ़ी लंबा बाकी है। तो यही समस्या है, इसीलिए ये न्यूज़ में है और उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। जेम्स रॉयल बैंड, गुड मॉर्निंग भाई। सर ये मनरेगा क्या है भाई? सब तो बता दिया, अब कुछ बचा ही नहीं। अमन सिंह, गुड मॉर्निंग। तो ये हमने मनरेगा देख लिया। जेम्स रॉयल बॉन्ड भाई
काफ़ी देर से मैंने बताया कि मनरेगा है क्या, तो इसमें अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने खुद उठाए, लगभग जो इंपॉर्टेंट थे, और सब कुछ हमने देख लिया है विस्तार से। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ये स्कीम। अब हम देखेंगे कि आज की दूसरी न्यूज़ कौन सी है और देखेंगे कि वो न्यूज़ क्या कह रही है। देखिए, अगर हम आज की दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और खबर क्या है चलिए देखते हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। समुद्रयान, भारत ने समुद्रयान को देखेंगे आप तो यहां पर देखेंगे इंडियाज फर्स्ट मैन डीप सी प्रोब टू ट्रेवल 6 किलोमीटर अंडर वाटर। भारत ने एक पनडुब्बी का विकास किया है, एक आप जिसको समुद्रयान भी कह सकते हो। ये पनडुब्बी भारत के व्यक्तियों को लेकर समुद्र के तल पर, जिसको आप सी बेड भी बोलते हो, 6000 मीटर तक या 6 किलोमीटर तक अंदर जा सकती है, और वहाँ पर भारत के जो भी लोग जाएंगे वो रिसर्च कर सकेंगे, साथ ही साथ जो सी बेड पर या समुद्र के तल पर जो भी मिनरल्स या रिसोर्सेज होते हैं उनको प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए, अभी खबर क्या है कि इसका अभी देखोगे कि इसका क्या हुआ है कि अभी प्रस्तुत किया गया है इसको। ये जो पहली मानव युक्त पनडुब्बी है, इसमें 3 मनुष्य बैठेंगे और समुद्र के नीचे लगभग 6 किलोमीटर तक जाएंगे। तो आप सोचोगे कि 6 किलोमीटर तो मानव ऐसे ही जा सकता है, नहीं जा सकता है। पानी में एक सीमा के बाद जब आप नीचे जाओगे तो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप क्रश कर जाओगे वहाँ पर। यानी अगर आप पहुँचे, अगर क्रश नहीं भी किए तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए एक आप देखोगे तो पनडुब्बी टाइप की रचना बनाई गई। ये एक प्रकार की मानव युक्त पनडुब्बियाँ हैं। इसमें 3 व्यक्ति बैठेंगे और नीचे जाएंगे। नीचे जाकर करेंगे क्या? पहली बात तो समुद्र तल या सी बेड का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ जो रिसोर्सेज होंगे उनको लेकर आएंगे, उनकी माइनिंग करेंगे और ढूंढ कर लाएंगे ताकि भारत उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। तो चलिए समझते हैं। पहली बात तो ये है कि सब ये किस मिनिस्ट्री के काम है, ये सारा कुछ जो भी ये मैटर होता है। तो आप देखेंगे इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ सकते हैं कि हाल ही में समुद्रयान किसने लॉन्च किया है, हु हैज़ लॉन्च्ड समुद्रयान रिसेंटली। तो इस बात को याद रखिएगा। पहली चीज़ क्या है कि अर्थ साइंस मिनिस्ट्री की ये पहल है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसी के साथ भारत दुनिया के एक एलीट ग्रुप में शामिल हो गया है, या उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास इस प्रकार की पनडुब्बियां हैं, जिनके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है कि वो अपने मनुष्यों को समुद्र तल पर भेज सकती हैं या सी बेड पर भेज सकती हैं। तो भारत किसके किसके साथ शामिल हो चुका है? अभी तक ये टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान जैसे 5 देशों के पास थी। अभी भारत 6वां देश बन गया है और उस एलीट ग्रुप में शामिल हो गया है जो समुद्र की सतह पर पहुंचकर रिसोर्सेज का अध्ययन करेगा, साथ ही साथ वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज का अध्ययन करेगा और रिसोर्सेज को लेकर आएगा, उनकी माइनिंग करेगा। तो चलिए समझते हैं ये है क्या। जैसा कि आप समझ भी पाए होंगे, अभी तक जो स्टडी होती थी उसमें भारत में मनुष्यों को नहीं भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मनुष्य को भेजा जाए। दरअसल जब पानी में आप बहुत नीचे उतर जाते हो तो आपके ऊपर वाटर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर इतना अधिक पड़ता है कि वो प्रेशर आपको क्रश भी कर सकता है, या आपके सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो भारत में नॉर्मली अभी जो होते थे, बहुत सारे उपकरण भेजे जाते थे और उनके माध्यम से ये काम संचालित किया जा सकता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी भारत ने एक प्रकार की पनडुब्बियां विकसित कर ली हैं। इन पनडुब्बियों का नाम है मत्स्य 6000। ये आपको पनडुब्बी दिख रही होगी। इस पनडुब्बी का नाम क्या है? इस पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000। इस बात को याद रखिएगा। अब इससे क्या होगा? इससे होगा क्या कि इस पनडुब्बी में कहा जा रहा है कि अभी 3 लोग बैठ सकते हैं। लिखा हुआ है इट प्रपोजेस टू कैरी 3 पर्सन्स। ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये 3 व्यक्तियों को ले जा सकती है। इस पनडुब्बी पर बैठकर व्यक्ति जाएंगे सी बेड पर या समुद्र के तल पर, बहुत ज़्यादा गहराई में, लगभग 6000 मीटर की गहराई में। और वहाँ पर ये लोग देखेंगे क्या? वहाँ पर देखेंगे कि जो डीप ओशियन है, जो गहरा समुद्र है,
उसका एक प्रकार का एक्सप्लोरेशन करेंगे, या आप कह लो कि खनन करेंगे, और बहुत सारी और स्टडीज भी संचालित करेंगे। तो उम्मीद है पहली चीज तो आप ये समझ पाए होंगे। अब बात आती है कि कैसे जाएंगे, तो फिर बता रहा हूं कि जो पनडुब्बी डेवलप की है, मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य 6000 पनडुब्बी का नाम रखा गया है। उस पनडुब्बी पर बैठकर, अंदर उसके बैठकर 3 लोग अंदर जाएंगे, तो इस बात को भी याद रखिएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत का आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक पहले से मिशन चलता है, डीप ओशियन मिशन। तो ये जो मिशन है यानी समुद्रयान, ये उसी का एक भाग है, यानी जो डीप ओशियन मिशन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, उसी के एक भाग के तौर पर समुद्रयान को अभी लॉन्च किया गया है। तो ये बेसिकली जो अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का डीप ओशियन मिशन है, उसी का ये भाग है। अब हम समझेंगे डीप ओशियन मिशन क्या है, क्योंकि वो एक अम्ब्रेला स्कीम टाइप की है। तो देखिए 2021 में भारत सरकार ने एक विशेष तौर पर, बहुत पहले से डीप ओशियन मिशन का नाम आता है, लेकिन उसको जमीन पर उतारा भारत सरकार ने 2021 में। अब इस डीप ओशियन मिशन का उद्देश्य क्या था? जो आप समुद्रयान का उद्देश्य देख रहे हो कि समुद्री सतह पर, सी बेड पर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी स्टडीज हैं, उनको संचालित करो। अगर रिसोर्सेज मिलते हैं तो उनको लेकर भी आप आओ। जैसे गैस हाइड्रेट हो गया, रिसोर्सेज क्या होते हैं? गैस हाइड्रेट होंगे। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पर पॉलीमेटेलिक मैग्नीज हो गए, जिसमें निकिल भी मिलता है, कोबाल्ट भी मिलता है। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर मिलती हैं। तो इसका जो डीप ओशियन मिशन था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो रिसोर्सेज हैं उनको लेकर आओ, ताकि भारत ब्लू इकोनॉमी की तरफ बढ़ सके। भारत की अर्थव्यवस्था में समुद्री संसाधन, जो आप देखोगे कि सी रिसोर्सेज या ओशियन रिसोर्सेज हैं, वो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएं। इसी को इकोनॉमी के टर्म में बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था। डीप ओशियन मिशन 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है 2021 में, ये बात याद रखिएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि आखिर ये पनडुब्बी क्या है। देखिए ये अगर आप देखोगे तो इस पनडुब्बी की अगर हम बात कर ले तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके माध्यम से मनुष्य को नीचे भेजा जा सकता है। इसका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, मत्स्य 6000। तो मत्स्य 6000 नाम की ये पनडुब्बी भेजी जाएगी और इसी के माध्यम से क्या किया जाएगा? इसी के माध्यम से नीचे पर रिसोर्सेज देखे जाएंगे और उनका आप देखोगे कि उनकी माइनिंग की जाएगी। ये नहीं होगा मत्स्य में, मत्स्य, हाँ अब सही है, मत्स्य 6000 नाम की एक पनडुब्बी भेजी जाएगी और उसी के माध्यम से आप देखोगे तो आपके बहुत सारे जैसे गैस हाइड्रेट्स हो गए या कोबाल्ट निकिल हो गया, तो इस टाइप के रिसोर्सेज को प्रयोग किया जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी की तरफ बढ़ने में इससे मदद मिलेगी। तो ये रही हमारी दूसरी खबर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप नोट्स बनाते हो तो कहीं पर लिख लीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हमारी दूसरी न्यूज़ हो गई है। अब हम चलेंगे आज की तीसरी खबर पर और देखेंगे कि तीसरी खबर क्या है। जेम्स रॉयल बॉन्ड सर समझ आ गया, चलिए भाई सही है। अब हम चलेंगे कि देखेंगे कि आज की तीसरी खबर कौन सी है। तो अगर हम तीसरी खबर की बात करें तो बहुत बड़ी खबर है। चाइना, भारत, चाइना, अमेरिका की टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं और उसके बीच में भारत के पक्ष में एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर क्या है? यूएस लॉ मेकर्स बैट फॉर काटसा सैंक्शंस वेवियर फॉर इंडिया। तो वेवर फॉर इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक कानून है, उस कानून को हम बोलते हैं काटसा। उस कानून में यूएसए ने भारत को छूट दे दी है और भारत को छूट देने का कारण चाइना है या चाइना की बढ़ती हुई शक्ति है, जिसका फायदा अभी भारत को मिला है। तो चलिए समझते हैं पूरी स्कीम क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि काटसा है क्या। तो काटसा की अगर हम बात कर लें तो 2017 में जो आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास एक शक्ति प्रदान की गई। शक्ति क्या थी? देखिए क्या लिखा हुआ, काउंटरिंग अमेरिकन्स एडवर्सिटीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में समझिए काटसा बोलते हैं। और काटसा है क्या? इसके माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति को ये पावर दी गई कि जो देश रसिया से यानी रूस से किसी भी प्रकार के डिफेंस रिलेशन रखते हैं, यानी उनसे किसी भी प्रकार के हथियारों का एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उन पर साथ ही साथ
रसिया से किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन अगर वो लेते हैं या देते हैं तो अमेरिका उन पर सैंक्शंस लगाएगा। फिर बता रहा हूँ कि ये जो काटसा एक्ट है बेसिकली ये अमेरिका अपने दुश्मनों और सबसे बड़े दुश्मन जो पहले माना जाता था ट्रेडिशनली रशिया के लिए लेकर आया था। अब ये लाया क्या था, क्या गया था, इसमें क्या कहा गया था, इसके तहत काटसा एक्ट के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति उन देशों के ऊपर सैंक्शंस या प्रतिबंध लगा सकता है जो रूस के साथ किसी भी प्रकार का डिफेंस रिलेशन रखते हैं। डिफेंस रिलेशन का मतलब कि रूस से हथियारों का आयात करते हैं तो ये डिफेंस रिलेशन हो गया, या फिर रूस से किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो कहा गया कि अगर कोई देश रूस से संबंध रखेगा, डिफेंस रिलेशन रखेगा, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लेगा तो अमेरिका का राष्ट्रपति उनके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। तो ये था। अब आपको पता है कि अगर भारत अपना डिफेंस सेक्टर देखे तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा हम वेपन यूज़ आज भी करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा रूस से करते हैं। अब भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई, और भारत के लिए समस्या इसलिए भी थी क्योंकि हम रूस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। हम अचानक से शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो पुराने वेपन्स हैं हम उनको छोड़ दें, उनमें कुछ खराबी होगी, और अगर खराबी है और रूस का वेपन है तो हमको छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी रूस से परचेज करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसी समय आप देखोगे 2017 के समय जब ये डील साइन हो रही थी या अमेरिका ये कानून बना रहा था काटसा एक्ट, तो भारत उसी समय जो भारत और रूस की मीटिंग्स चल रही थी, भारत रूस से S-400 खरीदने का प्रस्ताव रख चुका था और भारत ने कहा जाता है इसके लिए पेमेंट वगैरह भी शुरू कर दिया था। तो S-400 बहुत ज़रूरी था भारत के डिफेंस के लिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत और चीन की सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हैं और बहुत ही नज़दीक में खड़ी हैं, तो तनाव है इस टाइम बहुत ज़्यादा। लेकिन चाइना हमसे एज ले कर रखा है। क्यों? चाइना हमसे थोड़ा सा आगे है। क्यों? क्योंकि उनके पास रशियन मेड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो भारत के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जब चाइना के पास S-400 है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो हमारे पास या अगर दुश्मन के पास जो शक्ति है वो हमारे पास होना ज़रूरी है। और अगर हम S-400 की बात करें तो ये दुनिया का सबसे, आप कह लो कि सबसे ज़्यादा मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है अभी हम इसको समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। देखिए, अब बात ये आती है कि आखिर अमेरिका ने ये कानून बनाया क्यों, ये काटसा एक्ट अमेरिका ने बनाया क्यों। देखिए, अगर अमेरिका की बात करो तो अमेरिका ट्रेडिशनल तौर पर या पारंपरिक तौर पर रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, और इसीलिए रूस को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका ने कानून बनाया। किस तरीके से कमज़ोर कर सकते हो? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि अगर आप दुनिया के देशों को रूस से हथियार खरीदने से मना करोगे तो आप देखोगे कि रूस की जो इकोनॉमी है वो डिफेंस पर बहुत ज़्यादा बेस्ड है, यानी रूस अपने हथियार बेचकर पैसे कमाता है, साथ ही साथ रूस नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से पैसे कमाता है। अब अगर आप ऐसे देशों पर सैंक्शंस लगाओगे जो रूस से संबंध बना रहे हैं तो इससे क्या होगा कि पहली चीज़ तो ये हो जाएगा कि रूस की जो इकोनॉमी है वो निगेटिवली इफेक्ट होगी और उसका रेवेन्यू कम होगा और रूस कमज़ोर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इसका उद्देश्य था। अब इस काटसा एक्ट में 12 प्रकार के सैंक्शन का वर्णन था कि राष्ट्रपति 12 प्रकार के सैंक्शंस हैं और लगभग 5 तो लगा ही सकता है। अब भारत की अगर बात करें तो काटसा एक्ट के तहत अमेरिका भारत पर 2 प्रकार के सैंक्शन लगा सकता था जो भारत को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। पहला सैंक्शन ये था, आपको पता है कि पूरी दुनिया का जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है, तो अगर कल को भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदता, डॉलर में पेमेंट करता, तो अगर अमेरिका का सैंक्शन होता तो भारत को पेमेंट करने में डॉलर में समस्याएं होती। पहली चीज़ है। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती डॉलर्स में, उसमें समस्याएं होती। दूसरी चीज़, अमेरिका डायरेक्ट भारत पर क्या करता कि अब हम आपको किसी भी प्रकार के हथियार या कोई अन्य वस्तु एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर बोल रहा हूँ कि अमेरिका डायरेक्ट यही कह देता कि ठीक है, अच्छा आप रूस से संबंध बनाइए, हम जो आपको हथियार देते हैं अब वो हम नहीं देंगे। तो वो भी भारत के लिए संकट की एक विषय था। तो ये हमने पूरा काटसा एक्ट समझ लिया, काटसा एक्ट क्या होता है। लेकिन अभी अमेरिका ने क्या कहा है कि भारत और अमेरिका के जो आपसी संबंध हैं उनके बीच में कहीं पर भी काटसा एक्ट नहीं आएगा। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों चीज़ है? सुनिए, अमेरिका ने रूस से जिन भी देशों ने
S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये जो बना हुआ है ये खरीदा है, तो अमेरिका ने उन सभी देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है और इससे उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं बहुत प्रभावित हैं निगेटिव तौर पर, नकारात्मक रूप से। टर्की ने S-400 खरीदा था रूस से और अमेरिका ने बहुत तगड़े सैंक्शंस लगा दिए टर्की पर, और टर्की की अर्थव्यवस्था अगर आप देखोगे तो बहुत तेज लड़खड़ा रही है। लेकिन अमेरिका की सरकार पर प्रेशर पड़ा कि चीन जैसा बढ़ रहा है, चाहे वो आप देखोगे कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन बढ़ रहा है, या भारत के साथ लगातार चीन आप देखोगे आक्रामक नीति अपना रहा है लद्दाख में, तो चीन केवल भारत के लिए संकट नहीं है। और हाल ही में चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है जो ध्वनि की चाल से भी 10 गुना तेज चलती है, तो वहाँ पर अमेरिका के लिए संकट बढ़ गए हैं। और इसी दबाव के कारण अंततः अमेरिका ने यह फैसला लिया है कि भारत को अपनी सुरक्षा का अधिकार करने का मतलब सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, और कहा कि हम काटसा एक्ट से भारत को छूट देते हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहा कि काटसा एक्ट भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में कभी नहीं आएगा। तो जो भारत और अमेरिका के संबंध खासकर ट्रंप साहब के समय जो बार बार थोड़े प्रेशर में आ जाते थे, अभी साफ साफ कह दिया गया है कि हम भारत के साथ संबंधों को स्थापित करने के लिए काटसा एक्ट को हटा देंगे या काटसा एक्ट से भारत को छूट दे देंगे। तो ये समय की मांग है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका हमारे ऊपर कोई, आप ये समझो कि बहुत कुछ हमको प्रदान कर रहा है, बहुत कोई दान कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि चाइना लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो पैसिफिक रीजन में हो। जब चाइना इंडो पैसिफिक या पैसिफिक ओशियन में बढ़ता है तो वहाँ पर अमेरिका को चुनौती मिलती है, और जब चीन हमारे LAC पर लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपनी सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास करता है या अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, तो उससे फिर हमारे लिए समस्याएं होती हैं। इसलिए दोनों देशों का एक अलायंस बनाने पर भी जोर चल रही है कि अमेरिका को भारत के साथ अलायंस बना लेना चाहिए। अमेरिका के बहुत लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अगर आप एशिया की बात करो और ख़ासतर साउथ एशिया की बात करो, तो वहाँ पर एक ही ऐसा देश है जो चीन के सामने टिक सकता है, और उस देश का नाम है भारत। और चीन भारत और अमेरिका दोनों के लिए खतरा है। इसलिए अमेरिका की पब्लिक या अमेरिका के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत के साथ संबंध अच्छे करिए, क्योंकि चीन सिर्फ अमेरिका को हाइपरसोनिक मिसाइल के तहत चुनौती नहीं दे रहा है। जैसा कि मैं करंट में डिस्कस भी कर चुका हूं कि चाइना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया। उस मिसाइल को पहले लॉन्ग मार्च जो उनका रॉकेट है उसके माध्यम से लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 300-400 किलोमीटर के पास भेजा, और वहाँ से वो लॉन्ग मार्च जो रॉकेट था उससे मिसाइल निकला और पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, तो उससे अमेरिका संकट में आ गया है। अगर आप भारत की बात करो तो अभी चाइना ने एक नया कानून बनाया है कि हम अगर कोई पड़ोसी देश हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करेगा तो हम उस पर कठोर कार्यवाही करेंगे, या ये कहा कि हमारे सैनिकों के पास पूरी शक्ति है कि वो कठोर कार्यवाही करें। लेकिन बात ये आती है कि LAC की अगर हम बात करें, लद्दाख की बात करें, तो वहाँ बाउंड्री तय है नहीं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत का पक्ष है वो थोड़ा आगे से है, मतलब भारत चीन की तरफ बताता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चीन हमारी तरफ बताता है। तो कल को अगर जब कुछ निर्धारित है ही नहीं तो भारत की अगर सेना आगे बढ़ती है, क्योंकि बाउंड्री तो डिसाइड है नहीं, क्योंकि दोनों देश अलग अलग बताते हैं बाउंड्री, तो चाइना ने जो नया कानून बनाया उसमें यह है कि वो सैनिक कार्यवाही करेंगे, और अगर चीन सैनिक कार्यवाही करेगा तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा, तो युद्ध की संभावना भी है। तो इस समय चीन दोनों देशों के लिए खतरा है, इसीलिए अमेरिका का ये डिसीजन इसी परिप्रेक्ष्य में आया है। अब हम देख लेते हैं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है क्या। देखिए, मान लिया कि आपने मिसाइल बनाकर रख लिया है, दुनिया के सारे देशों ने मिसाइल बना लिया है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ये समझते हैं कि कल को पाकिस्तान, वैसे तो मिसाइल उनकी आप देखोगे जो मैक्सिमम रेंज है मिसाइल्स की तो लगभग 2500 किलोमीटर की उनकी मिसाइल है, लेकिन भारत के नज़दीक होने के कारण पाकिस्तान की लगभग जो वो 2500 किलोमीटर वाली मिसाइल है वो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर कर लेती है, बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेती है। अब मान लो कि पाकिस्तान में आपको पता है कि सेना में और सरकार में कोई खास अंतर है नहीं, सेना ही वहाँ की सरकार चलाती है, और सेना भारत की तरफ कोई मिसाइल छोड़ दे तो हमारे पास भी मिसाइल है, लेकिन हम करेंगे क्या? तो जब कोई दूसरा देश अपने देश पर मिसाइल से हमला करता है तो यहाँ पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम जो अभी सबसे अच्छा माना जा रहा है वो माना जा रहा है S-400 जो कि रशियन है या रूस का है। S-400 के बनने के बाद से कहा जा रहा है कि जो अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम था THAAD, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, S-400 ने उसको भी पीछे छोड़ दिया है। अब ये है क्या? देखिए, इस पूरे सिस्टम में
अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि एक रडार होता है। अगर रडार आप देखोगे तो सबसे पहले एक रडार होगा, और वो रडार क्या करेगा कि अगर देखेगा कि जैसे भारत में कहीं पर वो रखा है, भारत में मान लिया कि राजस्थान में S-400 रखा हुआ है, अब उसका एक रडार सिस्टम होता है। रडार आपको पता है कि रेडियो वेव्स के थ्रू ये पता लगाता है कि क्या हमारे अंतरिक्ष में या हमारे आकाश में कोई फॉरेन बॉडी आ रही है या दुश्मन देश का कोई हथियार आ रहा है। तो अगर रडार से जो वेव्स निकलती हैं वो ऐसे निकली, और अगर उसको दुश्मन देश का कोई एयरक्राफ्ट या ड्रोन या मिसाइल मिल गई तो वो क्या करेगा, वो रेडियो वेव टकराकर वापस आती है, और रेडियो वेव टकराकर जो वापस जाती है वो फिर आती है कमांड पोस्ट पर, या नीचे कंप्यूटर सिस्टम रखा रहता है। कंप्यूटर सिस्टम वो जो ऑब्जेक्ट है उसका एनालिसिस करता है, तुरंत उसको पता चल जाता है कि ये दुश्मन देश की मिसाइल है या कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन है, और जैसे ये पता चल जाता है तुरंत कमांड दिया जाता है, और इस 400 से एक मिसाइल निकलती है, और ये क्या करेगी, ये दुश्मन देश की मिसाइल को, दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को, दुश्मन देश के ड्रोन को, दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल को, दुश्मन देश की क्रूज मिसाइल को तुरंत मारकर गिरा देगी। ये दुनिया के सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है, इसीलिए पाकिस्तान भी इसको खरीदना चाह रहा है, क्योंकि अगर भारत को मिल गया, जैसे चीन को मिल गया, अभी हमारे पास नहीं है, कहा जा रहा है कि नवंबर दिसंबर 2021 इसी वर्ष के अंतिम तक S-400 हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर समस्या यह है कि चाइना के पास है तो हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास आया तो पाकिस्तान भी लगातार खरीदने का प्रयास कर रहा है। तो इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि दुनिया के जो सबसे मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें अगर कहा जाए तो ये प्रमुख है। इसकी रेंज क्या है, लगभग 400 किलोमीटर या 300 से 400 किलोमीटर इसकी रेंज है। मतलब क्या हुआ कि अगर दुश्मन देश की कोई मिसाइल आ रही है तो ये 400 किलोमीटर दूर उसको मारकर गिरा देगा। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे बेसिक तो ये याद रखिएगा कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता क्या है। ये कुछ नहीं होता है, अगर दुश्मन देश का कोई एयरक्राफ्ट आया हमारे देश में हमला करने, जैसे अमेरिका का एयरक्राफ्ट F-16 है और पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान आया भारत में हमला करने, तो अगर अपने पास S-400 हुआ तो हम तुरंत उसको मारकर गिरा देंगे। इसी तरह अगर दुश्मन देश का ड्रोन आया, जैसे हाल ही में जम्मू कश्मीर में आया था, तो हम मारकर उसको गिरा देंगे S-400 से। इसी तरह अगर दुश्मन देश की मिसाइल आती है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो या क्रूज मिसाइल हो, उसको भी मारकर गिरा देंगे। क्वेश्चन आता है बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, क्रूज मिसाइल क्या है। ऐसी मिसाइल जो पैराबोलिक पाथ पर चलती है या परवलयाकार पाथ पर चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। क्या भारत के पास कोई बैलिस्टिक मिसाइल है? बिल्कुल है, आपने अग्नि मिसाइल का नाम सुना होगा। दूसरा, क्रूज मिसाइल कौन सी होती है, जो पृथ्वी के समानांतर चलती है, उसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। क्या भारत के पास कोई क्रूज मिसाइल है? बिल्कुल है, बहुत मजबूत मिसाइल है। मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस, जिसको भारत ने रूस के सहयोग से कॉपरेशन के माध्यम से डेवलप किया था। तो हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं, सारे पहलू कवर कर लिए हैं इस काटसा एक्ट के और S-400 के। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हो तो फटाफट मैसेज करते रहिए। अब देखेंगे हम आज की चौथी खबर पर, और देखेंगे कि चौथी खबर आखिर है क्या और क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत के दो राज्यों के बीच फिर से विवाद हो गया, और विवाद किस लिए है चलिए समझते हैं। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। देखिए, भारत के दो राज्यों के बीच विवाद हो गया है। ये विवाद नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन ये जो विवाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे छोटे से लेकर बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। आर्टिकल क्या कह रहा है, मुल्ला पेरियार डैम ओल्ड डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला रिवाइव्ड आफ्टर रीसेंट रेन। तमिलनाडु और केरला के बीच एक बहुत पुराना विवाद है। वो विवाद किसको लेकर है? वो विवाद है मुल्ला पेरियार डैम को लेकर या मुल्ला पेरियार बांध को लेकर है। और कहा जा रहा है अभी हाल ही में जो केरल और तमिलनाडु में, खासकर केरल में जो बारिश हुई है, उसके बाद ये विवाद फिर से बढ़ गया है। तो मैं मान के चलूँगा कि आप कुछ नहीं जानते और मैं एकदम बेसिक से बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि सबसे पहले चीज़ ये जान लो कि बांध क्या होता है या डैम क्या होता है। अगर आप बांध या डैम नहीं जानते हो तो फिर ये न्यूज़ बेकार है। आपको पता है कि कोई नदी ऐसे जाती है, अगर आप भारत की बात कर लो तो मान लिया कि भारत की कोई नदी है, ये भारत का दक्षिणी भारत है। अब ये नदी जा रही है और समुद्र में चली जा रही है,
तो क्या हम इस जल का उपयोग कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम इस जल का उपयोग करेंगे कैसे? हम क्या करेंगे, ये नदी जिधर बहकर जा रही है तो हम बीच रास्ते में इसके पानी को रोकेंगे बांध बनाकर। एक मिनट, इसके पानी को बांध बनाकर रोकने का प्रयास करेंगे। अब बांध बनाकर हमने पानी रोक दिया, इधर को साइड को मतलब राइट हैंड साइड पे इसका पानी जा रहा था इधर बे ऑफ बंगाल में, तो हमने बांध बनाकर इसको रोक दिया। अब जिधर बांध बना है अगर आप उसके पीछे देखोगे तो यहां पर ये पानी बांध के कारण भर जाता है, इसको बोलते हैं रिजर्वायर। और ये होता है डैम। अब ये डैम क्यों बनाया जाता है? इसके बहुत सारे मल्टीपर्पज़ होते हैं। क्या होते हैं? पहला पर्पज़ ये है कि अगर डैम के माध्यम से आप पानी रोक रहे हो तो उस पानी को नहरों के माध्यम से, कैनाल्स के माध्यम से खेतों तक पहुंचा दोगे, सिंचाई कर लोगे। पहले क्या हो रहा था, सारा पानी पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न घाट से नदी आती है और पहाड़ों से उतरती है और सीधे बंगाल की खाड़ी में या बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। और नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि उसका यूज़ हो नहीं पाता है मानव के लिए। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम बांध बनाकर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो डैम होते हैं वो मल्टीपर्पज़ होते हैं या बहुउद्देशीय होते हैं। फिर बोल रहा हूँ, इन डैम्स का प्रयोग मल्टीपर्पज़ के लिए या बहुउद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो ये जो न्यूज़ है, ये मुल्ला पेरियार डैम जो है ये तमिलनाडु और केरल के बीच है। तो किस नदी पर है? सबसे पहले बात कर लें, अगर आप मैप देखोगे तो मैप में आपको नदी दिख रही है पेरियार। तो बेसिकली ये पेरियार नदी का एक बांध है, दो नदियां हैं तो उनका ये बांध है। तो हम ये समझेंगे कि ये है क्या और क्यों है। देखिए, दो नदी हैं, एक का नाम है मुल्ला यार और दूसरे का नाम है पेरियार। अब मुल्ला यार और पेरियार को जब आप मिला दोगे तो मुल्ला पेरियार बात आ गई और ये डैम का नाम है मुल्ला पेरियार। तो अगर आप देखोगे किस में अच्छा समझ में आ रहा है, अगर डैम किस में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है तो ये देखिए इसमें ज़्यादा सही दिख रहा है, तो इसी की समझते हैं। देखिए है क्या कि अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में एक केरल राज्य मिलता है, सबसे दक्षिणी राज्यों में से एक है। और केरल की दो सबसे प्रमुख नदी हैं, एक का नाम है पेरियार और एक का नाम है भरतपुजा। तो भरतपुजा न्यूज़ में है नहीं तो उसको डिस्कस करेंगे नहीं। अगर हम पेरियार की बात कर लें तो पेरियार कहा जाता है कि केरल की सबसे बड़ी नदी है, इसको लाइफ लाइन ऑफ द केरल भी कहते हैं। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तमिलनाडु और केरल की सीमा पर पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है और पश्चिमी घाट पर्वत में शिवगिरी पहाड़ी पर से इसका उद्गम होता है। यानी कभी पूछा जाए कि अब जैसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में है कहाँ से उद्गम होगा, तो शिवगिरी पहाड़ी होगा और शिवगिरी पहाड़ी से ही इसका उद्गम होता है। ये नदी लेफ्ट हैंड साइड बहते हुए जाती है और अरेबियन सी में चली जाती है। बंगाल की खाड़ी तो राइट हो गया, तो ये बेसिकली इधर आती है। तो याद रखिएगा ये इधर बहकर चली जाती है। तो ये बेसिकली हो गई क्या, ये हमने समझ लिया पेरियार नदी जो केरल की सबसे बड़ी नदी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित शिवगिरी पहाड़ियों से उतरती है और बाएं हाथ बहते हुए अरेबियन सागर में चली जाती है, अरब सागर में चली जाती है। अब बात हम ये कर लें कि नदी पर डैम कैसे बन गया। देखिए, पहले आपको पता है कि केरल को सामान्यतः हम त्रावणकोर नाम से जानते थे और त्रावणकोर में राजा होते थे। तो त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट से एक समझौता किया। और समझौता क्या किया? समझौता क्या था कि उस समय राजा जी को ये लगा कि ये जो नदी का पानी आता है ये यहाँ से जाकर केरल से होते हुए अरब सागर में चला जाता है। तो यहाँ पर केरल बहुत ज़्यादा इस पानी का यूज़ नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात अगर हम तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में खेती बहुत अच्छी होती है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है और वहाँ पर पानी की कमी थी। तो ब्रिटेन, जिनका उस टाइम पर नियंत्रण था मद्रास प्रेसिडेंसी में लगभग, उन्होंने केरल के जो राजा थे उनसे एक समझौता किया। और समझौता क्या था? राजा जी से कहा कि आपके लिए इसका कोई मतलब है नहीं नदी का। राजा जी ने कहा बिल्कुल सही बात है। तो कहा चलो एक समझौता कर लिया जाए और ये जो पानी है डैम का 999 वर्ष के लीज पर हमको दे दो। यानी तमिलनाडु को 999 ईयर्स की यानी 999 वर्ष की लीज पर मिल गया। बहुत लंबा समय, 1000 वर्ष का लगभग ये समझ लीजिए ये समय है। अब ये है क्या, यहाँ पर दो नदियाँ आकर मिलती हैं, एक का नाम है मुल्लियार और एक का नाम है पेरियार। मुल्लायार या पेरियार, इन दोनों पर जहाँ पर ये दोनों आपस में आकर मिलती हैं वहाँ पर एक डैम बनाया गया है। और डैम का काम क्या होता है? डैम के जो रिजर्वायर होता है, जो पीछे पानी इकट्ठा होता है,
उस पानी के माध्यम से जो तमिलनाडु के, ये आपको कुछ जिले दिख रहे हैं जिसमें थेनी भी है, डिंडीगुल भी है, मदुरई भी है, यहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है। इस पानी के माध्यम से तमिलनाडु में एक तो बिजली का उत्पादन होता है, साथ ही साथ लोग पीने का पानी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ इरिगेशन या सिंचाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इस डैम को जो ऑपरेट किया जाता है वो तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है, जबकि डैम केरल में स्थित है। क्यों? क्योंकि एक समझौता हो चुका था लगभग आज से 125 वर्ष पहले अंग्रेजों के बीच और जो केरल के राजा साहब थे उनके बीच। तो उस समझौते के तहत अगर आप देखेंगे तो इसका संचालन जो है, ऑपरेटेड जो इसको कौन करता है, वो करता है तमिलनाडु, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि आखिर ये विवाद क्या है। देखिए, केरल क्या कहता है कि ये जो डैम बनाया गया है, अगर आप देखोगे यहाँ पर एक कंक्रीट का डैम बनाया गया है। केरल कहता है कि 125 वर्ष या 26 वर्ष पुराना डैम है और अगर ये गलती से टूट गया तो हमारे निचले क्षेत्रों में पानी भरेगा और बहुत ज़्यादा हमको नुकसान होगा। यानी केरल कह रहा है कि अगर ये डैम टूटता है, क्योंकि बहुत पुराना डैम है, कंक्रीट वगैरह का बना है, पता नहीं उसकी मजबूती क्या है, और कई रिसर्च, खासकर दिल्ली आईआईटी का जो रिसर्च थी उसमें साफ साफ कहा गया था कि ये डैम बहुत कमज़ोर है, किसी भी समय कोलैप्स कर सकता है। और अगर ये डैम कोलैप्स कर गया तो इसका मतलब होगा केरल के जो निचले ज़िले हैं उनमें आ जाएगी क्या, बाढ़, और बाढ़ आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन का नुकसान होगा। तो केरल का ये पक्ष है। तमिलनाडु का क्या पक्ष है? तमिलनाडु जो डैम बना है, जो 999 वर्ष की लीज पर उसको मिला था, उस डैम के जल का प्रयोग यहाँ पर सिंचाई वगैरह के लिए करता है, बिजली उत्पादन के लिए करता है। तमिलनाडु की एग्रीकल्चर इसी डैम के पानी पर डिपेंड है। तो तमिलनाडु क्या कहता है कि केरल शुरुआत से ही हमेशा ये नाटक करता रहा है कि इस डैम टूट जाएगा, ये टूट जाएगा और बाढ़ आ जाएगी। लेकिन अगर आप देखो तो दोनों राज्यों का पक्ष ठीक है, क्योंकि अगर आप डैम कमज़ोर है, कल को, और रिपोर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली आईआईटी रिसर्च करने गई थी, वहाँ पर उन्होंने देखा कि डैम, उन्होंने खुद बताया कि डैम बहुत कमज़ोर है, नुकसान हो सकता है, तो अगर डैम टूटता है तो पानी भरेगा। इसी तरह तमिलनाडु के जो किसान हैं वहाँ पर इसी डैम के या इसी डैम का जो रिजर्वायर है उससे नहरें निकालकर पानी ले जाया जाता है और किसानी होती है। तो दोनों राज्यों के लिए लाइफलाइन है, यहाँ पर जान का नुकसान है, अगर पानी रोका तो वहाँ पर लोग मरेंगे, तो बहुत बड़ी समस्या है ये। अब बात ये आती है कि अभी क्यों डिस्प्यूट हो गया है। देखिए, बहुत पुराना डिस्प्यूट है ये। अब डिस्प्यूट अभी क्यों हुआ है? क्योंकि अभी आपको पता है कि केरल में बारिश हुई है और बारिश के कारण ये जो आपकी नदी है, कौन सी, पेरियार, इसमें जल बढ़ गया है, या ये डैम में जो पानी है वो बढ़ गया है लगभग। और इसका नुकसान क्या हो रहा है कि केरल कह रहा है कि जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डैम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, अगर डैम टूट गया तो हमारे क्षेत्र जो नीचे वाले हैं वहाँ पर बहुत लोगों का नुकसान होगा, बहुत मृत्यु हो जाएंगी। तो केरल इस बात का विरोध कर रहा है। तमिलनाडु कह रहा है ये हमेशा से यही कहते हैं, हमेशा से यही बताते हैं कि पानी बढ़ गया है, ये है वो है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला है? देखिए, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच ही गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी, एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, ताकि वो इस डैम के संबंध में समय समय पर रिकमेंडेशन दे सके कि कितना जल होना चाहिए, कितना जल कम करना चाहिए, इतना अधिक जल ना हो जाए कि डैम टूट जाए। तो उस कमेटी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अभी जो हालिया इसके हालात हैं वो हमको बताइए। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का डिसीजन है। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इस डैम के पीछे जो पानी रोका जा सकता है, अगर जल का स्तर 142 फीट हो गया तो वहां तक ठीक है। लेकिन बाद में जब केरल ने लगातार अपनी समस्याओं को सामने रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 142 फीट से भी 2-3 फीट नीचे कर देना चाहिए। और केरल चाहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 2-3 फीट वाला डिसीजन है, केरल चाहता है कि 136 फीट या उससे कम या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग केरल का जो मानक है वो केरल कह रहा है कि 136 फीट जल होना चाहिए। तो अभी कितना है? तमिलनाडु चाहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहले वाला डिसीजन है कि इस डैम के पीछे 142 फीट जल होना चाहिए, वैसा बना रहे। केरल चाहता है कम है। दोनों के अपने उद्देश्य हैं, दोनों के अपने लाभ हैं। अगर किसी एक को भी उद्देश्यों की पूर्ति ना हुई तो अंततः मानव समाज को ही समस्याएं होंगी। तो बड़ा मुद्दा है, आसान नहीं होता है ऐसे किसी भी मामले पर डिसीजन लेना। देखिए, हमने चौथी न्यूज़ भी कवर कर लिए। अब हम चलेंगे आज की अंतिम खबर पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। क्यों खबर है, चलिए देखते हैं। देखिए, अमन सिंह, यस सर, समझ आया। अतिशय तिवारी, समझ आ गया सर। चलो आज लास्ट न्यूज़ देख लेते, देखते हैं कि आज की आखिरी खबर कौन सी है। आखिरी खबर है हनुमान जी से रिलेटेड। अब ये देख रहे हैं आप,
अब आखिरी कवर क्या है, डाउन टू अर्थ, जिसमें साइंस के आर्टिकल बहुत अच्छे आते हैं या इन्वायरमेंट के आर्टिकल बहुत अच्छे आते हैं, उसी पेपर से मैंने उठाया है। अब ये है क्या, ये समझिए। ट्रूप ऑफ ब्लू लंगूर्स स्पॉटेड इन गुजरात केमिकल पैराडाइज अंकलेश्वर। गुजरात का एक औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर इस समय कुछ लंगूर्स को देखा गया, सामान्यतः जिनको हम बोलते हैं हनुमान लंगूर या ब्लू लंगूर्स। अब हम समझेंगे कि ये ब्लू लंगूर या नीले लंगूर या हनुमान लंगूर भी इनको बोलते हैं, ये है क्या और क्या भारत में ये संकट में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं ये है क्या। देखिए, इनको आप देख रहे हो, अगर आपने ऐसे बंदर देखे होंगे तो इन्हीं बंदर्स को बोलते हैं हम ग्रे हनुमान लंगूर। क्या बोलते हैं, ग्रे हनुमान लंगूर। अब इनका नाम हनुमान क्यों पड़ा, क्योंकि जो हिंदू धर्म है यहाँ पर हनुमान जी का विशेष महत्व है और हनुमान जी का जो संबंध होता है वो अक्सर आप देखोगे कि लंगूरों से जोड़ा जाता है। तो इसी के कारण इन बंदरों का नाम लंगूर है और इन्हें कहते हैं ग्रे हनुमान लंगूर। तो इनका बेसिकली जो नाम है वो हनुमान जी के आधार पर ही पड़ा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम बात करें तो इन हनुमान लंगूर्स की लगभग 16 सब स्पीसीज भारत में मिलती हैं या 16 उपजातियां भारत में इनकी मिलती हैं। भारत में हिमालय से लेकर पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत तक इनका विस्तार मिलता है। तो याद रखिएगा, इनका विस्तार हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक मिलता है। तो भारत में इनकी कई प्रजातियां मिलती हैं और कहा जाता है कि लगभग इनकी 16 प्रजातियां मिलती हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हम किसी जीव को पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि उसका हैबिटेट क्या है, आवास क्या है, मतलब क्या वो जंगल में रहना पसंद करता है या मनुष्यों के बीच। तो अगर हम इनके हनुमान लंगूर की बात करें तो ये जंगल में भी रहते हैं और ये मनुष्यों के बीच में भी पर्याप्त एंजॉय करते हैं, तो इसके लिए कोई समस्या है नहीं। ये भारतीय उपमहाद्वीप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो भारत में पाए जाते हैं, नेपाल भूटान में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, हो सकता है ये पूछ दे कि क्या श्रीलंका में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते हैं। 3 देशों में किस में पाए जाते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, नेपाल और भूटान में पाए जाते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी, किसी भी जानवर की जब आप बात करोगे तो आपको पता है कि मनुष्य के कृत्यों से लगातार इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है। तो पूछा जाता है कि इस जानवर को क्या कोई खतरा है, बिल्कुल खतरा है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो जंगल कम होंगे, जानवर जंगल छोड़कर समाज में निकलेगा, जहां मनुष्य के घर होंगे वहां पर जो मनुष्य की भौतिक संस्कृति है उसमें प्रवेश करेगा। तो वहां पर आप देखोगे कि मनुष्य का जानवरों का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो या तो जानवर मनुष्य को मारेगा या मनुष्य जानवर को मार देगा। तो इनके लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो आप देखोगे तो वो निर्वनीकरण या डिफॉरेस्टेशन है, जिसके तहत मनुष्य अपने विकास के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में जंगलों को लगातार काट रहा है। तो यही इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, पॉल्यूशन। जैसे मनुष्य को पॉल्यूशन प्रभावित करता है वैसे इनको भी प्रभावित करता है। जैसे धुआं अगर ज़्यादा होता है तो हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होती है, लंग्स में छिद्र हो जाते हैं, इनके भी दिक्कत आएगी। इसी तरह आप देखोगे कि अगर मनुष्य फैक्ट्रीज के द्वारा नदियों में दूषित जल छोड़ता है, केमिकल छोड़ता है, तो ये जो जीव होते हैं ये जंगल में उन्हीं नदियों का पानी पीते हैं। तो सीधी सी बात है, पॉल्यूशन इनको भी नुकसान करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका प्रोटेक्शन क्या है, क्या प्रोटेक्शन स्टेटस, क्या इनकी स्थिति क्या है। तो आप सबको पता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय रेड लिस्ट आती है, उसको बोलते हैं आयुशियन रेड लिस्ट। आयुशियन रेड लिस्ट यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न्ड श्रेणी में आता है, मतलब कम संकटग्रस्त कैटेगरी में इसको डाल रखा गया है। अभी आयुशियन के हिसाब से बहुत ज़्यादा संकट में नहीं है, तो लीस्ट कंसर्न्ड या कम संकटग्रस्त। दूसरी बात, अगर हम बात करें भारत के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 है, तो उसकी शेड्यूल 1 में इसको शामिल कर रखा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत का है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है, अगर किसी भी जीव को शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 वगैरह होती हैं, अगर 1 में डाल देते हैं तो मतलब है कि उसके संरक्षण के लिए सरकार विशेष फोकस कर रही है। अगर कोई जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 में या शेड्यूल 1 में है और आपने उसका वध किया, तो हो सकता है कि आप पर बहुत भारी जुर्माना या आपको सजा भी भुगतनी पड़े। तो ये इसका स्टेटस है। अगर हम एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बात करें साइट्स का, तो साइट्स की भी अपेंडिक्स 1 में ये आता है। तो याद रखिएगा, ये समस्याएं हैं। अगर आप आईयूसीएन की लिस्ट छोड़ दो तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत का है, तो उसने इसको शेड्यूल 1 या अनुसूची 1 में डाल रखा है। इसका मतलब है कि भारत सरकार इनके संरक्षण के लिए, इनके जीवन को बचाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। तो उम्मीद है 5वीं और अंतिम खबर भी आप लोग समझ पाए होंगे।
नवीन सर, सभी लोगों को जय हिंद। जय हिंद सर। तो चलिए अब इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि हमने 5 खबरों को अच्छे से कवर कर लिया है। कल फिर मुलाकात होगी। वैसे आज इंडिया का न्यूजीलैंड से मैच भी है, तो एंजॉय भी करिएगा। और कुछ एक न्यूज़ देनी थी, तो आपको न्यूज़ मिल ही जाएगी कि अभी व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से कि एक लड़के ने मैसेज भेजा है जो करंट की ऑनलाइन क्लास करता था। तो न्यूज़ आपको जल्द ही मिल जाएगी, उम्मीद है कि आधे घंटे के अंदर मिल जाएगी। खैर, अब इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। फिर मुलाकात होगी कल इसी समय पर। इस समय नहीं, कल तो मॉर्निंग में होगी, क्योंकि आज तो छुट्टी है। तो 5 बड़ी खबरों के साथ अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, और ऐसा कोई कृत्य न करिए जिससे आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके राज्य को और आपके राष्ट्र को समस्या हो। नमस्कार, जय हिंद।